हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी स्टेनोग्राफर का, उसके लिए मैं फुल स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आऊँ। तो फाइनली ये वीडियो आ गई है। मेरी थोड़ी सी हेल्थ ठीक नहीं थी, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई और अभी भी आपको मेरी वॉइस में पता चल रहा होगा थोड़ा बहुत कि थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आपको थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। तो आइए इस वीडियो में हम ओवरऑल बात करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। फाइनल लिस्ट में आपका नाम कैसे आ सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। और मैं सब्जेक्ट वाइज भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको कितना टारगेट अपना लेकर चलना है, किस तरीके से आप पढ़ेंगे कि आप बिल्कुल जो 7-8 मंथ का आपका समय है जिसमें आपको तैयारी करनी है, उसमें एकदम अच्छे से आप तैयारी करें कि एकदम फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाए। ओके अब देखो, आपको पता है कि जो कैलेंडर है उसमें लिखा है कि अक्टूबर-नवंबर 2025 में ये एग्ज़ाम होना है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि 7-8 मंथ का आपके पास टाइम है जिसमें आपको पूरी तैयारी करनी है। क्योंकि जो लास्ट का 1-1.5 मंथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में जाता है, क्योंकि आपको उस समय रिविज़न करना होता है। अगर आपका सिलेबस या प्रैक्टिस तभी भी बाकी है तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा। तो उस समय को, यानी कि 1 से 1.5 महीने के समय को आप सिर्फ रिवीजन में दीजिए और मॉक टेस्ट में दीजिएगा। इसलिए अब आपको टारगेट बनाना है कि 7 से 8 मंथ का आपके पास समय है जिसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरा जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट करना है और कई बार बुक्स को रिपीट करना है। वो सब आप कैसे करोगे, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले और सबसे जो ज़रूरी बात होती है वो ये होती है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप तैयारी करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, तो उसका एक ओवरव्यू आपको ज़रूर तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एग्ज़ाम के बारे में सुना और बस लग गए तैयारी करने और कोई एक बुक उठा ली, लग गए तैयारी करने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना बहुत ही ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे और आपकी जो तैयारी है वो सही दिशा में नहीं होगी और आपका मेरिट में भी नाम नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि अभी आपको 1 से 2 दिन का समय देना है इस एग्ज़ाम के बारे में पूरा ओवरव्यू जुटाने में। ओवरव्यू में क्या होगा कि आपको पता करना है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कब नोटिफिकेशन आता है, कब फॉर्म फिल करना होता है, किस तरीके से फॉर्म फिल होता है, क्या फ़ोटोज़ लगती हैं, सब कुछ, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। स्टेनोग्राफी का आपको टेस्ट देना होगा, वो क्या होती है। तो देखो, यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिसमें आपको बताया गया है कि स्टेनोग्राफी क्या होती है। मेरा खुद के चैनल पे भी वीडियोज़ है काफ़ी ज़्यादा जिसमें ये बताया गया है कि स्टेनोग्राफी क्या होती है, किस तरीके से सीखा जाता है, कितने मंथ में आप सीख सकते हो, कैसे सीखा जाता है, कहाँ से सीख सकते हो, सब कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पर ही। तो आप जाकर देख सकते हो, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब सर्च बार में भी आप लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये सब कुछ आपको देख के एक ओवरव्यू एकदम तैयार करना है। प्लस आपको इसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन में इनका सिलेबस लिखा होता है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा क्लियर नहीं होता है। तो मैंने एक एकदम डिटेल सिलेबस बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाके PDF डाउनलोड कर लीजिए और उस सिलेबस को प्रिंट करके अपने जहाँ भी आप पढ़ाई करने वाले हैं वहाँ पे लगा लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि आपको ये पूरे टॉपिक्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, पढ़ने हैं और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा जो पैटर्न्स वगैरह हैं वो आपको कैसे पता चलेगा, आप प्रीवियस ईयर का जो पेपर्स है वो सॉल्व करोगे। अब प्रीवियस ईयर के पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे, आपको इंटरनेट पर कहीं भी मिल जाएंगे। आप नहीं तो टेक्स्ट बुक का जो अगर, या फिर और भी किसी का आपने अगर टेस्ट सीरीज़ ले रखा होगा तो उसमें आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के पेपर। तो ये काफ़ी इजीली मिल जाता है। इंटरनेट पे भी ऐसे भी मिल जाता है, टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं उसमें भी आपको जो पेपर्स होते हैं प्रीवियस ईयर के वो मिल जाते हैं। तो बिल्कुल आसान है, वो आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए। या फिर बुक्स भी होता है, मतलब हार्ड कॉपी में बुक्स भी मिलते हैं दुकानों पे, तो आप जाके बुक्स भी ले सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर दिया हो और जाके देखिए कि किस तरीके से पेपर होते हैं, क्या क्या आता है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी में लास्ट कुछ ईयर्स के कितने कट ऑफ जा चुके हैं, क्या क्या कट ऑफ इसमें आते हैं। मतलब आपको ये ओवरऑल अंदाज़ा लगाना है कि कितने नंबर की आपको पढ़ाई करनी है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो वीडियो का नाम है सेफ स्कोर करके, तो आप वो देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैटेगरी में आपको कितने मार्क्स चाहिए
कि आप इतनी तैयारी मतलब उस मार्क्स के लिए आपको कितनी तैयारी करनी है, इसका अंदाज़ा लग जाएगा। तो ये सब अभी आपको भले फिजूल लग रहा हो, बिल्कुल टाइम पास लग रहा हो, टाइम ख़राब करने लग रहा हो, लेकिन यकीन कीजिए, बिलीव मी, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आपने ये क्लियर कर लिया तो फिर आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको तैयारी करनी होगी। बीच बीच में आपको डिस्ट्रैक्शंस का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही बार आपने जुटा ली है। अगर आपको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने जुटाई है वो आप भूल जाओगे तो आप कहीं भी लिख भी सकते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ से आपको पढ़ाई करनी है। अब मैं थोड़ा बहुत आपको यहीं से बता देती हूँ कि देखो, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, इसमें 3 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं सीबीटी में। इसमें पहले बताती हूँ कि देखो, 2 स्टेजेस में पेपर होता है। एक होता है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, दूसरा होता है स्किल टेस्ट। सीबीटी में ये 3 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग 50 का और जीएस भी 50 का होता है। तो ये हो गया एक सिंपल जो पैटर्न है। उसके बाद जब आप ये पास कर लोगे, आपका स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट में स्टेनोग्राफी का टेस्ट होता है। उसमें आपको टाइप यानी ट्रांसक्राइब भी करना होता है, और उसके बाद वो क्वालिफाइंग होता है। उसमें आपने क्वालिफाई कर लिया तो फिर से आपके सीबीटी से मेरिट लिस्ट बनती है, और अगर आप मेरिट लिस्ट में आ गए तो आपको अच्छा सा डिपार्टमेंट मिल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इस वीडियो में। और मैं आगे की भी वीडियोस में आपको बुक्स के बारे में और कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए वो सब भी मैं आपको, और भी जो कुछ भी बचेगा वो भी बताऊंगी। बल्कि इस वीडियो में ही मैं बहुत सारा बता दूंगी, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा, आप स्पीड बढ़ा के देखना। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ स्ट्रेटजी मेरे बता देने से मे भी तैयारी ना कर पाए, तो कोचिंग उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो चाहते हैं कि डेली कोई उनको बताने वाला रहे कि क्या पढ़ना है, डेली उनको टारगेट दे, डेली क्लासेस उनकी हों जिससे उनका डिसिप्लिन बना रहे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो यूट्यूब से और स्ट्रेटजी इस वीडियो से और बुक से पढ़ाई करने के बाद, मॉक टेस्ट लगाने के बाद उनकी तैयारी हो जाए। तो आप दोनों ही तरीके से तैयारी कर सकते हैं, दोनों में कोई भी नुकसान नहीं है, और आप पे ये डिपेंड करता है कि आप कोचिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग करनी पड़ेगी, तो आप कौन सा कोचिंग क्लास कर सकते हैं। ऑनलाइन आपका क्लास बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको तैयार होकर जाने आने का जो टाइम होता है वो सब बच जाता है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं। आप 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करोगे, तो आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका बचे। तो तैयार व्यार होकर जाने का चक्कर आपको छोड़ना है, आने जाने का भी जो टाइम है वो आपको छोड़ना है। ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट है आपके लिए। तो कौन सी क्लास आपको करनी चाहिए, मेरा सजेशन है आपको कि आप स्पार्कल एजुकेशन का क्लास कर सकते हैं। क्यों ये क्लास आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं वो सिर्फ स्टेनोग्राफर के जो एग्ज़ाम है उस पर फोकस करते हैं और वही पढ़ाते हैं, वही उनका टारगेट है। मतलब वो जो सारे बच्चे हैं उनके स्टेनोग्राफी के ही हैं। तो इसलिए आपको एक डेडिकेटेड स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए क्लासेस मिल जाएंगी। और ये क्लासेस आपको क्यों करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे कि आपको ये पढ़ के आना है। डेली आपको क्लासेस मिलेंगी, वीकली आपका टेस्ट होगा कि आप कहाँ तक पहुँचे हो, आपका परफॉर्मेंस रिव्यू होगा कि आपने मतलब कहाँ से आपने शुरू किया था, कहाँ तक आप पहुंच गए हो। ठीक है, टेस्ट वगैरह आपके होते रहेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह आपके ये लेते रहेंगे, और सब्जेक्ट वाइज लेते रहेंगे, टॉपिक वाइज लेते रहेंगे, तो जिससे आपको पता लगेगा कि आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही जो आपके टीचर हैं वो खुद रेलवेज़ में अभी जॉब करते हैं, और इन्होंने काफ़ी वेरियस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करा है, जिसके वजह से ये आपके लिए बेस्ट टीचर साबित हो सकते हैं। और इसका जो प्रूफ है वो ये है कि पिछले साल 2024 में इनके क्लासेस से 130 से 140 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 140 प्लस स्कोर किया है 2024 के एग्ज़ाम में। तो अब आप सोच सकते हैं कि इनका सक्सेस रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको भी ये हेल्प कर सकते हैं, और आप पे एकदम मतलब एक एक इंडिविजुअल पे ध्यान दिया जाएगा कि वो अच्छे से अपना जो पढ़ाई है वो कर पा रहे हैं या नहीं, और उनके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। अब इसके साथ ही इतना सारा आपको कुछ मिल रहा है, और वो भी आपको बहुत ही कम प्राइस में। इनके जो बैच है उसका प्राइस है 499 रुपीज़, और इस पर भी आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं GK15।
अब देखो इनका जो पूरा पैटर्न है, डेली आपको टारगेट वगैरह तो दिया ही जाएगा, साथ ही कॉम्प्रीहेंशन जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन का इन्होंने अलग से मतलब ये आपको प्रैक्टिस सेट देंगे और क्वेश्चंस देंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा और उस पर अलग से आपका ध्यान दिया जाएगा। यानी कि आपका कोई भी ऐसा कमज़ोर पार्ट नहीं रहेगा जिस पे आपका ध्यान ना दिया जाए, तो आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप बस बिल्कुल अंधाधुंध जाके अपने पैसे खर्च कर दो, आप इनके सैम्पल वीडियोस भी देख सकते हैं कि आपको क्लासेस में क्या मिल सकता है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं, इनका यूट्यूब चैनल है, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा आपको डेमो क्लास भी दिया जाएगा, तो 1 से 2 दिन का आपको डेमो क्लास मिल सकता है जिसमें आप पढ़ के डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये फाइनली क्लास ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। तो आपको अचानक से पैसे डुबाने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये क्लास आपके लिए हो सकती है या नहीं। और अगर आपको लगता है कि हाँ बढ़िया है क्लास और मैं इससे बिल्कुल करके तैयारी करके मैं अच्छे से नंबर स्कोर कर सकता हूँ, तो आप एनरोल करा सकते हैं इनके ऐप पे। ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये इनका जो टारगेट है सिलेबस कंप्लीट कराने का वो 3 से 4 मंथ का है, तो आप 4 मंथ में अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास बहुत सारा जो प्रैक्टिस का समय है वो बच जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको कर लेना चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इनका जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और सैम्पल वीडियोज़ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो अब आपका हो गया कि कोचिंग ज्वाइन करनी है नहीं ज्वाइन करनी है आपके ऊपर है, और ज्वाइन करनी है तो क्यों आपको करनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको एक डायरी लिखनी है, एक डायरी रखनी है अपने पास। उस डायरी में देखो आप क्या लिखोगे। देखो हमेशा तो आपको बताया जाता है, आपको पता होगा कि टू डू लिस्ट लिखते हैं ये वो ये तो कॉमन चीज़ें हैं बिल्कुल, ये आप तो आपको एवरीडे लिखनी है। लेकिन फर्स्ट चीज़ जो आपको लिखनी है वो ये लिखनी है, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे थे तो इस साल में ऐसे मतलब पिछले साल में आपके ऐसी क्या गलती हो गई थी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया या फिर आपके नंबर कम आए थे, क्या क्या रीजंस थे, उसको आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखना है उस डायरी में, पहले ही एकदम पहले दूसरे पेज पे ये लिखना आपको कंपल्सरी है। इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि हाँ जो अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो आपको एकदम पेपर पे दिख रहा होगा कि ये गलतियाँ मुझसे हो गई या ये रीज़न थे, तो इस बार उस रीजंस को आप ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। वो आपका हेल्थ हो सकता है, आपका आलस हो सकता है, मे बी आपको घर वाले ने बाहर नहीं कोचिंग करने दिया, या फिर मे बी आप कुछ भी मतलब आप किसी रिलेशनशिप में फंसे थे या कुछ भी आपकी गलती हो सकती है जिसकी वजह से आपकी अच्छी सी तैयारी नहीं हो पाई, और मे बी आपने 2 ही 3 महीने पहले तैयारी करना शुरू किया था जिसकी वजह से आपको पर्याप्त टाइम नहीं मिला तैयारी करने का। तो कोई भी रीज़न हो सकता है वो आपको लिखने हैं। आपके एक रीज़न भी हो सकते हैं और मल्टीपल रीजन्स भी हो सकते हैं, वो सब कुछ आपको लिखने हैं जिससे आप उस रीज़न को टैकल कर सको। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो आपके घर वालों ने बाहर कोचिंग नहीं करने दिया आपको, आप लड़की हो या फिर किसी भी वजह से, तो आप अब ऑनलाइन कोचिंग का आपके पास ऑप्शन है तो वो कर सकते हो। प्लस अगर आपको कोचिंग नहीं भी करना है तो आप यूट्यूब से बुक से आप पढ़ सकते हो। तो ये सॉल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे अगर आप अपने प्रॉब्लम्स लिख लोगे तो। दूसरा जो आपको लिखना है वो ऑब्वियसली लिखना है एवरीडे का टू डू लिस्ट। उसमें आप लिखोगे कि आज एकदम डिटेल लिखना है, ऐसा नहीं है आज मैं रीजनिंग पढ़ूंगा या फिर आज मैं इतने घंटे पढ़ लूँगा, 5 घंटे मुझे पढ़ना है, ये नहीं लिखना है आपको। इस तरीके से नहीं, एकदम डिटेल बारीकी से तोड़ के बिल्कुल लिखना है। रीजनिंग में आप कौन सा टॉपिक पढ़ोगे आज, या फिर आप कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चंस लगाओगे आज, ये लिखना है। इस तरीके से आज आप जीएस पढ़ोगे, कौन सा पेज पढ़ोगे, कौन सा या फिर टॉपिक पढ़ोगे, या फिर कौन सा आपको वीडियो देखना है वो आप लिखोगे, या कितने घंटे देखना है वो लिखोगे। इंग्लिश में आज आप क्या करने वाले हो, वो क्या आप आज कितने तैयार करने वाले हो, ये सब कुछ एकदम डिटेल में पॉइंट वाइज आपका लिखा होना चाहिए, तभी आप सही से तैयारी कर पाओगे। तभी आपको पता होगा कि आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया है। जब आप इस डायरी को, टू डू लिस्ट को 15 दिन लिखने के बाद या 1 महीने लिखने के बाद फिर से रिव्यू करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको पता लगेगा कि हाँ भाई मैंने कुछ किया है, या अगर नहीं भी किया होगा तो फिर आप आगे करने लग जाओगे। तो एवरीडे के हिसाब से वो आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट आपको डायरी में क्या लिखना है, एवरीडे जब दिन खत्म हो जाए तो आपको लिखना है कि कितने घंटे आप बिना डिस्ट्रैक्शन के उस दिन पढ़े हो, ये आपको पक्का लिखना है। और अगर मान लो आपने बहुत ही कम घंटे पढ़े, 1 घंटा पढ़ा, 1.5 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, तो आपको उसका रीज़न लिखना है कि आज ऐसा क्यों हुआ।
एकदम ऑनेस्टली लिखना है। अगर आपने आलस किया था तो वो भी लिखना है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो भी लिखना है, अगर आप कहीं चले गए तो वो भी लिखना है, कोई आपके घर में आ गया था वो भी लिखना है, घर में किसी की तबीयत खराब हो गई थी वो भी लिखना है, आज आप बिल्कुल हेवी फील कर रहे थे वो भी लिखना है, कुछ भी जो भी रीज़न है वो लिखना है, और कितने घंटे आपने पढ़ाई करी थी वो भी लिखना है। बिलीव मी, अभी बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि डायरी लिखना तो लड़कियों का काम होता है। बिलीव मी, अगर आपने एक बार शुरू कर दिया ना तो फिर आपका बहुत ही लाइफ आसान हो जाएगी, क्योंकि देखो इस ब्रेन से आपको बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक काम लेना है, 7-8 महीनों तक आपको इसका यूज़ करना है। तो आपको इसका फालतू यूज़ नहीं करना है कि आप डेली ये याद रखते रहो कि आपको आज के डेट में क्या क्या काम करना है, तो ये याद ना रखना पड़े इसलिए उसको आपको सबको लिख लेना है। सारी फालतू चीज़ें आपको डायरी में लिख लेनी है, ताकि ब्रेन जो है वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट काम करे, सिर्फ वोकैब याद करने पे ध्यान दे, सिर्फ प्रैक्टिस करने पे ध्यान दे, सिर्फ रूल्स याद करने पे ध्यान दे, इन्हीं सब बातों पे ध्यान दे। तो इस बात को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। और जो लड़के ये सोचते हैं कि डायरी रखना लड़कियों का काम होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इस समय इंडिया में, इंडिया से बाहर वर्ल्ड में जितने लोग भी सक्सेसफुल हैं, जितने आदमी लोग भी सक्सेसफुल हैं, सबके पास एक डायरी होती है, या आईपैड होता है, या टैबलेट होता है, जिसमें वो अपना टू डू लिस्ट लिखते हैं और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये कोई ऐसा लड़कियों वाली बात नहीं है, सभी को लिखनी चाहिए, और इससे आपका जो गोल होता है वो कंप्लीट होता हुआ, या फिर जो भी आपका टारगेट है वो अचीव होता हुआ दिखता है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको स्मॉल गोल्स बनाने हैं। अब मैंने तो आपको बता दिया कि 7-8 मंथ आपको तैयारी करनी है। तो क्या करते हैं बच्चे कि बुक मान लो उन्होंने ले लिया, अब वो सोचते हैं ये जो बुक है वो मुझे 3-4 महीने में कंप्लीट करनी है, मेरा ये टारगेट है, वो ये टारगेट लेके चलते हैं। ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा वेग है, और इससे आपको जो अचीव करने का जो रास्ता है वो क्लियर नहीं है। तो इससे बचने के लिए आपको ये करना है कि एकदम बड़ा लंबा सा गोल लेके नहीं, बल्कि आपको छोटा छोटा गोल लेकर चलना और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। वो ही छोटे छोटे गोल्स आपका एक दिन आपको बड़े गोल की तरफ मतलब पहुंचा देंगे। तो आपको छोटा कितना गोल रखना चाहिए, कितने दिन का? तो मेरे हिसाब से आपको 3 दिन का जो गोल है वो रखना चाहिए। और मेरे हिसाब से नहीं, ये बहुत सारा सर्वे भी हो चुका है, स्टडी हो चुकी है कि अगर आप 3 दिन का गोल रखते हो तो उसको अचीव करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है, और आप ये 3 दिन करके आप अपना जो भी आपका लॉन्ग टर्म जो गोल है उसको अचीव कर लेते हो। तो 3 से 5 दिन का आप गोल डिसाइड कर सकते हो कि अगले 3 दिन में मुझे ये करना है, ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ये टॉपिक पढ़ना है, या फिर ये रिवाइज़ करना है, ये सब कुछ आपको बना लेना है 3 दिन का। उस 3 दिन में आपको कंप्लीट करना है। अब देखो, गोल बनाना आप सोचोगे कि जब मैं टू डू लिस्ट कर ही रहा हूँ तो ये गोल बनाने की क्या ज़रूरत है? जब मेरा डेली का मैं टास्क लिख रहा हूँ तो फिर मुझे गोल बनाने की क्या ज़रूरत है? देखो, आपको लगातार काम करना है, पर ऐसा तो नहीं है कि आप आज 10 घंटे पढ़ते हो तो कल भी 10 ही घंटे पढ़ोगे। कल हो सकता है आप 4 ही घंटे पढ़ पाओ, परसों हो सकता है आप 5 ही घंटे पढ़ पाओ, उसके बाद हो सकता है आप 10-11 घंटे पढ़ लो क्योंकि घर में कोई नहीं था। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि भाई मैं तो एकदम पढ़ाई में एकदम रमा हुआ हूँ, तो आप रोज़ 10 घंटे पढ़ लोगे। ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि जैसे आपने 3 दिन का या 6 दिन का या 5 दिन का गोल बनाया हुआ है, तो इससे ये होता है कि मान लो फर्स्ट डे, उस गोल के फर्स्ट डे में आपने जो पढ़ाई करी वो 4 घंटे थी, और उसके बाद कुछ ऐसा हो गया कि आप नहीं पढ़ पाए। तो आपको पता है कि ये जो 3 दिन का गोल है उसको मुझे कैसे भी करके 3 दिन में कंप्लीट करना है। तो आप दूसरे दिन अगर आप 8 घंटे पढ़ने वाले थे तो उस दिन 10 घंटे पढ़ लो, अगले दिन में 10 घंटे पढ़ लो, जिससे आपका ये जो गोल है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप 3 दिन का या फिर 5 दिन का या फिर 6 दिन का ये गोल बना सकते हो। इससे लंबा गोल मत बनाना, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको करनी है ताकि आपका गोल भी कंप्लीट हो सके और आपको लगे कि आपका जो आपने सोचा था डेली टास्क वो भी कंप्लीट हो रहा है, और आपका जो बड़ा लॉन्ग टर्म गोल है उसकी तरफ भी आप अग्रसर हो। तो ये फ़ायदा होता है गोल्स बनाने में और फिर एवरीडे वाला टास्क लिखने में। क्योंकि जैसे मान लीजिए आज आपने लिखा था कि आपको लूसेंट का ये पेज पढ़ना था और आप वो नहीं पढ़ पाए, किसी भी वजह से आप नहीं पढ़ पाए, तो उसको आप अगले गोल में तो शिफ्ट करोगे ना, अगले दिन के गोल में शिफ्ट करोगे। तो अगर आपने 3 दिन
का गोल बनाया हुआ है तो आपको पता लगेगा कि आपको 3 दिन में भाई 12 पेज पढ़ने थे और आपने फर्स्ट डे एक भी पेज नहीं पढ़े, तो आपको 2 दिन में अब 12 पेज पढ़ने का ट्राई तो करना पड़ेगा ना। इससे ये होगा कि आपका नुकसान कम से कम होगा। अब इसी नुकसान को ध्यान दिया जाए तो नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है वो यही है कि आपको अपना नुकसान कम से कम करना है। देखो हमारी क्या आदत होती है, बचपन से आदत है हम सबकी, मुझे तो लगता है सभी की आदत है, क्योंकि मेरी भी यही आदत थी। जैसे अगर हमने सोच लिया कि मान लो हम खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और हमने सोच लिया कि भाई अभी तो 2 बजे हैं, 4 बजे से मैं पढ़ने बैठ जाऊंगी पक्का, अभी मैं 2 घंटे खेल लेती हूँ। खेलते खेलते क्या होता है कि कुछ कुछ होते होते वापस आते आते 4 बजे से मुझे पढ़ना था और जब तक मैं वापस आती हूँ तब तक 4:05 हो गए। अब मुझे ये इतना अनकंफर्टेबल लग रहा है कि भाई 4 बजे मुझे पढ़ना चाहिए था, तो मैं तो 4 बजे नहीं पढ़ पाई, 4:05 हो गए, तो अब मैं 4:30 से पढ़ूंगी। ये हमारा माइंडसेट होता है, वो बहुत सारे बच्चों का होता है, और जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनका तो पक्का सही होता है, मुझे ऐसा लगता है। कमेंट करना कि आपका भी है या नहीं। तो ये हमारा माइंडसेट होता है कि 4-5 तक नहीं पढ़ पाए तो 4:30 से पढ़ेंगे, इससे पढ़ेंगे उससे पढ़ेंगे। तो देखो एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, उसमें मैंने सीखा, वो काफ़ी अच्छी बुक है, अगर आपको टाइम मिले तो आप वो ज़रूर पढ़ना, वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो उससे मैंने ये चीज़ सीखी है कि आपको जो बड़ी आदत बनानी है या फिर आपको बड़ा गोल अचीव करना है, उसके लिए छोटे 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 कई गोल्स लगते हैं, तब आप वहाँ तक पहुँचते हो। उसी बुक में ये अच्छे से समझाया गया है कि आपको अपना नुकसान कम से कम रखना है। तो देखो अगर मान लो आपको 4 बजे से पढ़ना था, आप 4-5 तक पढ़ाई नहीं शुरू कर पाए, तो अभी आपका 5 मिनट का लॉस हुआ है, उसको आप आधे घंटे का लॉस क्यों बनाना चाहते हो? आप उसको 5 मिनट का ही लॉस रहने दो और 4:05 पे ही बैठ जाओ पढ़ने के लिए। ये होता है कम से कम लॉस रखना। अब इसको एग्जाम्पल से समझो, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। मान लो हमने एक ग्लास में दूध लिया हुआ है, ठीक है, और मैं किचन से अपने रूम की तरफ बढ़ रही हूँ और कहीं मुझे थोड़ी सी ठोकर लग जाती है और थोड़ा सा जो दूध है वो स्पिल हो जाता है, गिर जाता है। तो क्या जो थोड़ा सा दूध गिर गया उसके बाद आप पूरा दूध ऐसे पलट देते हो क्या कि अब तो इतना गिर गया, अब तो ये गिराना पड़ेगा, या फिर आधा गिरा देता हूँ, अब ये लेवल तक गिरा देता हूँ, आप ऐसे सोचते हो क्या? कहीं भी कुछ भी आपका नुकसान हो जाता है, आपके घर में आग लग गई, भगवान न करे कहीं आग लग गई, तो आप क्या करते हो कि अरे इतना तो जल ही चुका है, अब ये रूम जल जाए तो आगे से बचाते हैं, ऐसा करते हो क्या? नहीं, जहाँ तक नुकसान हुआ है उसको वहीं पे रोकने की कोशिश करते हो आप, उसको आग को तुरंत बुझाने की कोशिश करते हो। अगर आपका दूध स्पिल हो गया है तो आप उसको और अच्छे से टाइटली पकड़ लेते हो कि और मतलब ना गिरे और आप बेडरूम तक पहुँच जाओ। तो ये चीज़ें होती हैं, इसी हिसाब से आपको अपना टाइम को तो और भी ज़्यादा बचा के रखना चाहिए। आपका थोड़ा सा भी लॉस हुआ है तो उसको लॉस उतना ही रहने दो और आपको फिर कम से कम लॉस के बाद शुरू करना है। अब जैसे आज मान लीजिए आज कोई भी दिन हो, आज वेडनेसडे हो, आज थर्सडे हो, आज फ्राइडे हो, तो लोग क्या सोचते हैं मैं मंडे से पढ़ाई करूँगा। अरे आपने पहले ही इतना दिन वेस्ट कर दिया तो आप मंडे का क्या इंतज़ार कर रहे हो? आपने इतना दिन वेस्ट किया है तो 2-3 दिन और क्यों वेस्ट कर रहे हो? अभी से 2-3 दिन का वेस्टेज जो है वो आप बचा लो, आज से ही पढ़ाई शुरू कर दो या कल से ही पढ़ाई शुरू कर दो। अगर रात के 8 बज गए हैं तो आप सोचते हो अब तो रात के 8 बज गए, मुझे तो 10 बजे सोना है तो मैं सो जाता हूँ, 2 ही घंटे पढ़ लो, कुछ तो नुकसान कम होगा। ये चीज़ आपको करनी है, ये आप हमेशा लाइफ में हर स्टेज पे कर सकते हो। कुछ भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको नुकसान कम से कम करना है और इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। फिफ्थ जो पॉइंट है वो ये है, इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत ही अच्छे से ये समझना पड़ेगा कि इस एग्ज़ाम को की तैयारी करते समय आपको स्किल टेस्ट और सीबीटी दोनों की जो तैयारी है वो साथ में लेकर चलनी होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले सीबीटी को बहुत सारा समय दे दो और सोचो कि 4-5 महीने के बाद मैं स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दूंगा, क्योंकि क्या फ़ायदा अगर सीबीटी पास कर लिया और स्किल टेस्ट हुआ ही नहीं तो देखो स्किल टेस्ट जो होता है वो सीबीटी से काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत सारे लोगों के लिए आसान होता है लेकिन जो जनरली लोग होते हैं उनके हिसाब से काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए स्किल टेस्ट साथ के साथ ही आपको करना है। और होता ये है कि जब आपका सीबीटी का टेस्ट हो जाता है तो उसके बहुत ही जल्दी रिजल्ट निकाल के आपका स्किल टेस्ट करा लिया जाता है। तो इतना समय आपको नहीं मिलता है कि आप एग्ज़ाम दे लो उसके बाद फिर आप कोचिंग ज्वाइन करो और आप फिर स्किल टेस्ट की तैयारी करोगे और
और आपका हो जाएगा। साथ ही आपको इस एग्ज़ाम में, जैसे ये एग्ज़ाम जो है वो 2 ग्रेड्स में होता है, ग्रेड सी और ग्रेड डी। तो इसमें हमेशा आपको जो टारगेट है वो लेके चलना है ग्रेड सी का। आप भले ही अभी 0 लेवल पे हो, लेकिन आपको टारगेट अपना ग्रेड सी ही बनाना है। तो अगर आप ग्रेड सी को अपना टारगेट मानते हो तो उसका जो स्किल टेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आप अभी से उसकी तैयारी नहीं करोगे तो फिर आप एग्ज़ाम तक उसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अब क्यों आपको ग्रेड सी की तैयारी करनी है, इसको मैंने पिछली भी वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है और आगे भी वीडियोस में मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगी कि अगर आप 0 लेवल पे भी हो तो भी आपको ग्रेड सी की तैयारी क्यों करनी चाहिए। ये अच्छे से मैं आपको बता दूंगी, बट अभी के लिए आपको ये समझना है कि हाँ भाई, मैं तो पक्का ग्रेड सी ही मतलब जो लेवल है उसको पार करूँगा, चाहे जो भी हो जाए। तो ये आपको लेकर चलना है और उसके लिए आपको स्किल टेस्ट बहुत ही अच्छे से करना होगा और अभी से ही करना होगा। उसके लिए चाहे आप 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का समय निकालो, जो भी आपसे बन पड़ता है वो आप निकालो और कोचिंग ज्वाइन कर लो। इसमें स्किल टेस्ट का मैं ये भी बता देती हूँ क्योंकि स्टेनोग्राफी ही इसमें ज़्यादा मेन चीज़ है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं ऑनलाइन कोचिंग करें या ऑफलाइन कोचिंग करें। तो देखो, आप ऑनलाइन कोचिंग करके देख सकते हो कि क्या आप पे प्रॉपर अटेंशन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर आप उससे संतुष्ट हो तो फिर आप ऑनलाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आप बेटर के बारे में पूछो तो बेटर आपका ऑफलाइन कोचिंग ही है, क्योंकि शॉर्ट हैंड में आपको चाहिए कि आपके आसपास भी लोग रहें, आपकी कॉपी भी चेक करने के लिए हो, आपको आउटलाइंस भी बनाने के लिए हो, लोगों की स्पीड आप पता कर सके कि वो कौन से स्पीड पे पढ़ रहे हैं, वो कैसे लिख रहे हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं। सबके लिए ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर होती है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हो तो आप जो स्किल टेस्ट है उसका ऑफलाइन ही कोचिंग करना। और हाँ, इसमें एक और डाउट आ सकता है कि क्या बिना कोचिंग के भी हम स्किल टेस्ट कर सकते हैं। तो देखो, बिना कोचिंग तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन आपको कभी भी ये नहीं रहता है कि आप बिना कोचिंग के शॉर्ट हैंड की तैयारी करो, क्योंकि इसमें बहुत सारा समय लगेगा और मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी टाइम अपना इस तरीके से वेस्ट करो, क्योंकि 7-8 महीने अभी आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन जब आप सिलेबस देखोगे और जब आप प्रैक्टिस सोचोगे कि मुझे करना है तो फिर आपको वो जो टाइम है वो काफ़ी कम लगेगा। तो ये सब मतलब खुद से सारा रिसर्च करना, यूट्यूब पे रोज़ क्लास लेना और खुद से नोट्स बनाना, खुद से पढ़ना, खुद से आउटलाइन बनाना, ये सब स्ट्रेस आपको लेने की ज़रूरत मुझे तो नहीं लगता है कि है। आप थोड़े से पैसे लगाओ और आप अच्छे से कोचिंग कर लो, ये जैसे आपकी नौकरी लगेगी आपके सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। तो आपको जो शॉर्ट हैंड है उसका कोचिंग कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपके पास बिल्कुल ही कोई ऑप्शन नहीं है फिर तो चलो ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है किसी भी कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक्यूरेसी और स्पीड। आपको लाख चीज़ें आती हो, आप लाख इंटेलिजेंट हो, आपने सब कुछ पढ़ा हो, आप सालों साल तैयारी कर रहे हो, अगर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी नहीं है क्वेश्चंस में तो फिर आपकी जो सारी तैयारी है वो धरी की धरी रह जाएगी। कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर ये होता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर में भी है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगा के अगर आप गलत मार्किंग करके आते हो तो आपका सारा नंबर जो है वो कट पिट के वो हो जाएगा, कम हो जाएगा और आपको फाइनली मतलब उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। प्लस अगर आप 200 क्वेश्चन का पेपर हो रहा है, आप 200 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाते हो, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हो, तो फिर आपका क्या मतलब हुआ उस पूरे एग्ज़ाम को लिखने का, उसकी पूरे एग्ज़ाम की तैयारी करने का। अगर आप स्लो रीडर हो, स्लो सॉल्व करते हो आप रीजनिंग के क्वेश्चन, तो रीजनिंग के क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आपको इवेंचुअली आ ही जाएगा। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको उसका आंसर आ ही जाएगा, लेकिन अगर उस क्वेश्चन को लगाने में आपको 15 मिनट लग रहे हैं तो आपकी तैयारी तो व्यर्थ है। इसीलिए आपको एक्यूरेसी और स्पीड पर पूरा ध्यान देना है। जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो रीजनिंग हो, तो जीएस में तो कुछ नहीं होता, क्योंकि जीएस में आप क्वेश्चन पढ़ोगे और फिर 4 ऑप्शन पढ़ोगे, आपको आता होगा या तो नहीं आता होगा, या तो आप तुक्का लगाओगे या फिर नहीं लगाओगे। तो ये चीज़ें होती है, मतलब इसमें आपको ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की तो ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन रीजनिंग में क्या होता है कि आपको सॉल्व करना पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी और स्पीड उसी में काम आती है। तो उसके लिए आपको पहले से जब तैयारी आप कर रहे हो उसी दौरान आपको स्पीड बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो 50 नंबर का क्वेश्चन आता है, 50 क्वेश्चन होते हैं उसमें रीजनिंग में, उसमें आपको आइडियली
35 से 40 मिनट लगना चाहिए। अब ये आपका टारगेट होना चाहिए। जैसे ही जैसे आप बढ़ते जाओगे, 7-8 मंथ में आपकी तैयारी पूरी होती जाएगी, तो उस समय आपका यही स्पीड होना चाहिए कि आप वो 50 क्वेश्चन 35 से 40 मिनट्स में आप कर सकते हो, मतलब और एक्यूरेसी के साथ। दूसरा जो इंग्लिश है उसमें स्पीड की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन होता है जिसमें पैसेज आते हैं उस, और क्लोज टेस्ट आता है उसमें भी पैसेज होता है, प्लस PQRS होता है उसमें लंबे लंबे लाइंस आ सकते हैं, तो 5-6 लाइंस होते हैं उसमें जिसको आपको अरेंज करना होता है, उसको समझना भी होता है। तो आपकी रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंड करने की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ होनी चाहिए, तभी आप उसको जल्द से जल्द सॉल्व कर पाओगे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हो उसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो एक एक लाइन के होते हैं, मतलब 4 ऑप्शंस हैं वो भी एक एक लाइन के हैं, उसको आपको सही या गलत बताना है। तो उसमें भी आपका काफ़ी जो रीडिंग का टाइम है वो जाता है। तो इसमें भी एक्यूरेसी और स्पीड का सेम मतलब है जैसे कि रीजनिंग में है। और एक्यूरेसी तो इंग्लिश में और ज़्यादा मतलब महत्व रखती है, क्योंकि इसमें आपने एक भी वर्ड गलत पढ़ लिया, आपने एंटोनिम को सिनोनिम्स पढ़ लिया, आपने कोई भी वर्ड का स्पेलिंग गलत पढ़ लिया, तो आपका पूरा मार्क्स जो है वो कट जाता है। तो इसका एहसास आपको बाद में एग्ज़ाम के बाद होता है जब आपका रिजल्ट आता है। तो इसलिए दोनों में ही आपको एक्यूरेसी और स्पीड का ध्यान रखना है। तो पूरा जो आपकी तैयारी होनी चाहिए इस दिशा में होनी चाहिए, ना कि एक क्वेश्चन आप लगा सकते हो उसमें। इसी वजह से क्लासेस वगैरह ज़रूरी होती है, या फिर अगर आप यूट्यूब पे भी क्लासेस कर रहे हो या फिर आप मॉक टेस्ट कर रहे हो, तो उसमें ये चीज़ आपको ध्यान मतलब रखनी होती है कि जो बच्चे नॉर्मली कर रहे हैं जितने सेकंड्स में वो बच्चे सॉल्व करें उतने ही सेकंड में आपको भी मतलब करना है, या फिर उनसे जल्दी करना है, क्योंकि आपको उनसे ही कम्पीट करके आगे बढ़ना है। ओके, अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग का एग्ज़ाम होता है। रीजनिंग जो होता है और जीएस जो होता है वो सॉरी, इंग्लिश जो होता है और जो रीजनिंग जो होता है, जीएस जो होता है वो 50-50 मार्क्स के आते हैं, 50 क्वेश्चन। और इंग्लिश इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है क्योंकि इससे आते हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। अब इंग्लिश में भी 3 पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो ग्रामर पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है कॉम्प्रिहेंशन का, और तीसरा पार्ट होता है वोकैबुलरी का। ग्रामर पे तो जैसे कि एरर वगैरह ढूंढने को आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से और सेंटेंस अग्रीमेंट से, और इन सब से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट जो कॉम्प्रिहेंशन होता है वो उसमें क्या होता है कि ये पैसेज से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, प्लस क्लोज टेस्ट आता है। ये सब कुछ आपको प्रीवियस ईयर जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है। क्लोज टेस्ट आता है, और इसमें जो PQRS होता है वो भी कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है कि आप किसी जो भी कुछ लिखा है उसको कितना सही से समझ पा रहे हो, समझने को कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन या कॉम्प्रिहेंड करना। इसके अलावा जो वोकैब होता है वो वोकैबलरी से आता है क्वेश्चन, जैसे कि इडियम फ्रेजेस भी आ सकते हैं, वन वर्ड भी आ सकता है, और एंटोनिम सिनोनिम्स भी आते हैं। तो ये होता है वोकैबलरी का पार्ट। वोकैबलरी पार्ट को क्लोज टेस्ट में भी बहुत बार इंक्लूड कर दिया जाता है, क्योंकि जो क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन होता है वो कई बार वोकैबलरी बेस्ड होता है, तो इस वजह से भी आपको वोकैबलरी पे ध्यान देना है। अब आओ बात करते हैं कि इंग्लिश में सबसे पहले आपको कैसे तैयारी करनी है। तो देखो, मेन जो फोकस आपका होना चाहिए इस एग्ज़ाम को लेकर वो इंग्लिश को ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग है वो यही सब्जेक्ट है इंग्लिश, है ना, क्योंकि इसमें 100 मार्क्स हैं, और आप इसमें कितने मार्क्स मतलब आपको टारगेट लेके चलना है, या फिर आप कितने मार्क्स इसमें अचीव कर सकते हो, तो 90+। अब ये कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मतलब ऐसा थोड़ी है कि 90+ कर लेंगे, अभी तो मैं 0 पे हूँ, ये हूँ वो हूँ। अब जिस भी लेवल पे हो, देखो यहाँ पे तो मैं आपको एक जनरल व्यू दे रही हूँ। मैं इसके अलावा वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी आपको। अगर आप एवरेज लेवल पे नहीं हो, आप 0 लेवल पे हो या माइनस लेवल पे भी हो, तो आपको एक सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है कि आप ग्रेड C का जो कट ऑफ है उसको क्लियर कर पाओ, वो पूरा मैं तैयारी आपको बताऊंगी। तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं, अगर आप अच्छे से 7-8 महीने तैयारी कर लेते हो ना, तो आपको बिल्कुल मतलब आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, लेकिन इसमें अगर एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी है, अगर आपका कमज़ोर है कोई भी जो टॉपिक है या फिर कोई भी सेक्शन है आपका कमज़ोर है, तो उसके लिए मैं अलग अलग वीडियोस बनाती रहूँगी कि आपको एकदम बेसिक से मतलब
ABC से कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूंगी, प्लस कौन सी बुक के साथ पढ़ना है, कौन आपको हेल्प कर सकता है। तो चलो देखते हैं किस में आपको मेन फोकस करना है। अब इसमें एक बेसिक बुक है, नीतू मैम की बुक। इसमें बुक्स आप और भी ले सकते हो, आपके पास कोई पहले से बुक हो तो वो भी आपका चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको नई नई बुक लेने की ज़रूरत है। तो इसमें जो बेसिक बुक है वो है नीतू मैम की। आप लोगों ने हज़ारों बार हज़ारों वीडियोज़ में सुनी होगी, या आप कहीं भी वेबसाइट पे देख रहे होंगे इसके बारे में, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में। तो नीतू मैम की इंग्लिश की बुक तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो वो आप ले सकते हैं बिना सोचे। तो और भी बुक्स हैं जो कि मैं बुक वाले वीडियो में बता दूंगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बेसिक बुक की बात करूँ तो उनकी बुक चल जाएगी, ठीक है। एक आपको उनकी बुक लेनी है। दूसरा, आपको यूट्यूब पे किसी भी टीचर का एक प्लेलिस्ट सर्च करना है जिसने ग्रामर पढ़ा रखा हो। ग्रामर में उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट हो, लंबी लंबी वीडियोस हो, टॉपिक वाइज हो, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और ये सारी चीज़ें हो। तो आप उसको पूरा मतलब सेव कर लो पहले, और उसके बाद एक एक वीडियोस देखना शुरू करो टॉपिक वाइज। आप टॉपिक वाइज वीडियो देखो और उसके बाद बुक पढ़ो, और उसके बाद उसका जो बुक में ही आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे उसको सॉल्व करो। फिर प्रैक्टिस बुक आपको एक ले लेनी है, आप किसी की भी ले सकते हो, टेक्स्ट बुक की ले लो, आप किरण की ले लो, आप किसी की भी ले लो एक बुक जिसमें प्रैक्टिस के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो टॉपिक वाइज, और उससे आपको प्रैक्टिस करनी है कई बार। और MB पब्लिकेशन की बुक है जो भी प्रैक्टिस की है, कॉमन मिरर ऑफ कॉमन एरर है जो कि प्रैक्टिस की बुक है, तो वो सब आप ले सकते हो और उससे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश का आपको कैसे करना है। नीतू मैम की बुक लेनी है, आपको एक प्लेलिस्ट मतलब करनी है सेलेक्ट कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मतलब कई सारे वीडियोस हैं, सारे टॉपिक्स पे वीडियोस है, प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पे, और लंबी लंबी वीडियोस हैं जिसमें बताया गया है नाउन प्रोनाउन और सब कुछ, ठीक है, ग्रामर पूरा कंप्लीट कराया गया है। तो वो सेलेक्ट कर लो, टॉपिक वाइज उसको पढ़ना है, फिर बुक पढ़ना है आपको, फिर उसके बाद बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस आपको करनी है, और फिर आप जो भी मॉक टेस्ट लोगे उसमें क्विजर्स आते हैं 5 मिनट के, 10 मिनट के, और टॉपिक वाइज आते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपको टॉपिक वाइज करते रहना है जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ओके, ये आप जब करते रहोगे और जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे, अच्छा हाँ, ये बात आपको ध्यान रखिए, सिलेबस आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करनी है, मतलब कि आप 2-3 महीने में अगर आप कंप्लीट कर लो पूरा सिलेबस, बहुत ही अच्छा है। उससे भी कम समय में आपको सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि मेन जो है वो आपको प्रैक्टिस पे करना है। प्रैक्टिस की बुक आपकी 30 से 40 बार आपको रिवाइज कर लेनी है एग्ज़ाम से पहले, इतना आपको करना है। तो उस हिसाब से आप बना लेना कि आपको कितनी जल्दी जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। तो जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको वीडियोस देखनी है। कौन सी वीडियोस? ऐसी वीडियोस बनी हुई हैं यूट्यूब पे जिस पे आपको SSC में पूछे गए फेवरेट जो 100 रूल्स हैं इंग्लिश के ग्रामर के, 200 रूल्स हैं ग्रामर के, तो नीतू मैम ने भी ये चीज़ बना रखी है वीडियोस, और नई वीडियोस भी हैं, तो आप उसको जाके पूरा देखो, और देखो उसके साथ ही आप उसका नोट्स बना लो। वो जो 100 रूल्स हैं उसको आप एक कॉपी में लिख लो ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सको। तो वो आप ज़रूर देखो, उसके बाद फिर उन रूल्स पे या फिर टॉपिक्स पे आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ये आप ज़रूर कर लेना क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा मदद आपको मिल जाती है। क्योंकि देखो जो बुक्स होते हैं या फिर जो वीडियोस से टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है वो काफ़ी लेंदी होता है, सिलेबस काफ़ी लेंदी होता है। लेकिन ये जो 100 से 200 रूल अगर आपने पढ़ लिए और इसी पे बार बार आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो तो इसमें से आपको 90% तो क्वेश्चन मिल ही जाने। क्योंकि SSC की खास बात यही है कि वो जो क्वेश्चंस हैं या पैटर्न्स हैं या फिर जो रूल्स है उसको रिपीट करती रहती है, तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा ही बहुत डिफरेंस होता है, तो ये आपको दिमाग लगा के ये कर लेना है, इससे आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे। ओके, अब जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन आपको करना, अब आता है कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक। ये तो हो गया ग्रामर का टॉपिक। अब आप कॉम्प्रिहेंशन कैसे करोगे? देखो, पहले तो जैसे आपको प्रैक्टिस तो करनी है, इसके लिए एक अलग से आपको बुक ले लेनी है कॉम्प्रिहेंशन की। किरण पब्लिकेशन की भी आती है, और भी कई सारी मतलब पब्लिकेशन की बुक्स होंगी जिसमें सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन का होगा, पैसेजेस होंगे, ठीक है, और क्लोज टेस्ट का अलग होगा। तो ऐसे आपको बुक ले लेनी है, PQRS का होगा। ऐसे आपको 3 अलग अलग बुक लेनी है, या फिर एक ही बुक में अगर आपको ये तीनों मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होने चाहिए। अब ये बुक से आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। उससे
पहले आप क्या करोगे कि कॉम्प्रीहेंशन का वीडियो देख लो, पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं उसका वीडियो देख लो, किसी का लंबी वीडियो हो, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हो या फिर ट्रिक्स बता रखे हो, वो आपको देख लेनी है। फिर उसके बाद आपको इस बुक से कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की कोशिश करनी है बार 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 बार। कॉम्प्रिहेंशन में ये बात आपको ज़्यादा ध्यान में देनी है कि इसमें प्रैक्टिस तो ज़रूरी है ही, कि जितना क्वेश्चन आप करोगे वो तो मतलब आपको हेल्प करेगा, लेकिन इसमें ये भी ज़रूरी है कि आपको वो जो लिखा है वो समझ में आना चाहिए। इसमें मेन जो चीज़ है वो ये है कि जो कुछ भी इंग्लिश में लिखा है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको पैसेज एक बार में नहीं समझ में आता तो उसकी मीनिंग्स देखो, उस पर मेहनत करो, ग्रामर पे अपने मेहनत करो, तो धीरे धीरे आपको जो पैसेज में बोला जा रहा है वो समझ में आने लग जाएगा। और जब ये होने लग जाएगा तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी सही होना शुरू हो जाएगा। तो पैसेज में आप इस तरीके से कर सकते हो। बचा क्लोज टेस्ट और ये PQRS। तो इसके बड़े अच्छे अच्छे रूल्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, जो कि आप वीडियोस में देख सकते हो। यूट्यूब पे आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और नहीं तो आगे मैं भी ट्रिक्स अपलोड करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको क्लोज टेस्ट या फिर ये PQRS है वो करने चाहिए। तो ट्रिक से ये काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि अगर उनकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो वो समझ के कर सकते हैं। आप समझ के कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। मैंने जैसे पहले कहा कि ये एक्यूरेसी और स्पीड का गेम है, तो इसलिए आप अगर ट्रिक से करते हो तो बड़ी जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप हमेशा ये जो ट्रिक्स हैं उनका यूज़ करो, जिससे कि आप जल्द से जल्द क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम समय होता है। अब ये होगी कॉम्प्रिहेंशन की बात, ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंशन का, हाँ ये देख लो कि अगर आप कॉम्प्रिहेंशन कर पा रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आता, आपका इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर है, तो फिर आपको पक्का से जो कोचिंग है वो ज्वाइन कर लेनी चाहिए। कोई भी, मैं तो कहती हूँ कोचिंग ज्वाइन कर लो। अगर आपको रीजनिंग या GS की कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करनी है तो इंडिविजुअल आप इंग्लिश की ही कोचिंग ज्वाइन कर लो, लेकिन इंग्लिश की आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक तो स्कोरिंग बहुत मतलब ज़्यादा है, और दूसरी ये है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको इंग्लिश कोई पढ़ा ना रहो तो समझ में नहीं आता है। तो इस वजह से अगर आप सोच रहे हो कि मैं सारा कोचिंग नहीं करना चाहता हूँ, तो आप इंग्लिश का ही कर सकते हो सिर्फ, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट जो इसमें मैंने बताया वोकैब की कैसे आप तैयारी करोगे। तो देखो, ब्लैक बुक सिंपल बुक है, उसको ले लो, और कई बुक्स हैं वैसे तो, लेकिन जो ब्लैक बुक है वो मुझे अच्छी लगती है, तो वो ले लो। और उससे डिसाइड कर लो कि आप एवरीडे 50 जो वोकैबलरी है वो लर्न करोगे। एवरीडे 50-75 जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उतनी लर्न करोगे, आपने ये सोच रखा है, ठीक है। तो एवरीडे आपको ये करना है। अब जैसे मान लो आज आपने 50 पढ़ ली, अगले दिन आपको 50 पढ़नी है, तो उससे पहले जो कल आपने 50 मतलब पढ़ी थी वो आपको पढ़ना है, तभी आप नेक्स्ट पे 50 पे जाना। इससे क्या होगा, क्योंकि बहुत लोगों की ये शिकायत होती है, अभी आपको ऐसा रियलाइज़ नहीं होगा लेकिन बाद में आपको पता चलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे शिकायत करते हैं कि मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन 3 दिन बाद मैं भूल जाता हूँ वोकैब को। तो भूल तो जाओगे, ये तो ह्यूमन नेचर है, ये तो भूलना ही है। तो इसीलिए आपको याद करने के लिए ये करना है कि जब भी आप नए 50 मतलब याद करने जाओ, उससे पहले आप जो पुराने पढ़ चुके हैं उसको एक बार ऐसे ही पढ़ लो, तो आपको याद आ जाएगा। तो ऐसे से आपको करना है, और बाद में जब आप रिवीजन करोगे या फिर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको याद आते रहेंगे। प्लस ब्लैक बुक में ये भी बात मतलब अच्छी है कि इसमें आगे ना जो वोकैबलरी है वो रिपीट होती रहती है, तो फिर आपका वैसे ही रिवीजन होता रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ब्लैक बुक को भी आपको 10 से 20 बार रिवाइज करना है, मतलब एक बार कंप्लीट करो, दूसरी बार कंप्लीट करो, इस तरीके से। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आप एक एक बार एक एक जो बुक है उसको कंप्लीट कर दे रहे हो तो आपकी तैयारी बस हो गई। आपको बुक्स बदलने नहीं है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए। आपने जो भी प्रैक्टिस की बुक ले रखी है उसी को कई कई बार आपको रिपीट करना है। इस वजह से कभी भी जो अभी आप प्रैक्टिस की बुक रख रहे हो उस पर कभी भी आप कोई टिक मत लगाना, कुछ भी मतलब आंसर पे टिक कभी भी मत करना, क्योंकि वो ही आपको रिपीट पे बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है सेम क्वेश्चन। एक बार आपका मान लीजिए अब 4000 क्वेश्चन की 3000 क्वेश्चन की आपकी पूरी बुक है, तो उसको एक बार आपने कंप्लीट किया, फिर से वही करो, फिर से करो, फिर 3000 करो, इस तरीके से करना है आपको। तब आपकी जो तैयारी है बढ़िया सी वो हो पाएगी। अब बात करते हैं
रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपको किस तरीके से पढ़ना है, बहुत ही सिंपल है। एक बुक रखो, कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगती हो, RS अग्रवाल की, पीयूष मिश्र नहीं, पीयूष सर हैं उनकी, और राकेश सर हैं उनकी रख सकते हो। मतलब कोई भी बुक जो आपको अच्छी लग रही है, जो आपको लग रहा है कि हाँ अ, ये सही है जो चल रही है, वो बुक रख लो। बाकी मैं बुक बताऊँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बता दूँगी कि ये बुक तो ले लो। अब अदरवाइज़ अगर आपको पहले से भी आपको कोई बुक पता है या फिर आपके पास है, तो उसी बुक को रखो। टॉपिक तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि मैं सिलेबस में आपको मतलब आपको दिख ही जाएगा कि क्या-क्या टॉपिक पढ़ना है। तो उस बुक से आपको टॉपिक पढ़ना है। एक यूट्यूब चैनल आपको डिसाइड कर लेना है कि भाई ये यूट्यूब चैनल होना चाहिए, और इस पे पूरा मतलब प्लेलिस्ट जिस पे बनी हो या फिर ना भी बनी हो, कोई ऐसी रीजनिंग में ऐसे कोई वो नहीं है कि आपको एक ही टीचर का एक ही सब कुछ ऐसा पढ़ना है, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप वो टॉपिक को यूट्यूब में सर्च करके उसका कोई लंबा सा वीडियो हो, वो आप देख सकते हो, वो देखो, और उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करो। वो जो वीडियो है उसमें ट्रिक्स विक्स बता देंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, उसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हो बार बार। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। इसके अलावा देखो, रीजनिंग में काफ़ी दिक्कत ये होती है कि रीजनिंग में बार बार सॉल्व करने के लिए कई बार ऐसा होता है आप फंस जाते हो। अगर आपने कोचिंग नहीं किया है तो फिर आप फंस जाओगे। तो इसके लिए आप कोई टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप डिस्कस कर सको कोई क्वेश्चन, या आपके फ्रेंड्स हो तो उनमें आप अपना मतलब व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप ये सब अपना डिस्कस कर सकते हो और आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी मिलती रहेगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अब जैसे टॉपिक वाइज जो भी आप टॉपिक कर रहे हो, उसके कम से कम आपको 500 क्वेश्चंस करने ही हैं। इससे आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो, लेकिन 500 अगर आपने क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड कर लिए, तो फिर मान लो कि आपका बढ़िया स्पीड भी वो हो जाएगा और एक्यूरेसी भी आपकी आ जाएगी। वो क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? देखो, प्रैक्टिस बुक्स में तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते ही हैं, लेकिन अगर मान लो आपको प्रैक्टिस बुक में नहीं मिल रहे उतने सारे क्वेश्चन, 500 नहीं मिल रहे, तो फिर आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। आप जो भी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह ज्वाइन करोगे उसमें मिल जाएगा। मॉक टेस्ट आप कई सारे लगाओगे उसमें मिल जाएगा। फिर मॉक टेस्ट में मान लो आप पूरा टेस्ट नहीं भी कर रहे हो, तो क्विज़र्स वगैरह होते हैं, वो मिल जाएगा। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं, वो मिल जाएगा। और फिर जैसे बताया, इंटरनेट पे बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा आपको सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर की थोड़ी आपको ऐसा करना है कि मॉक टेस्ट लगाना है। आप सीजीएल का लगा लो उसी टॉपिक का, आप एमटीएस का लगा लो, सीएचएसएल का लगा लो। तो ये जो टॉपिक्स हैं उसके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इससे आपका एक्यूरेसी और स्पीड पे भी बढ़िया पकड़ बन जाएगी। और ख़ासकर आप मॉक टेस्ट जब लगाओगे तो आपका स्पीड का, एक्यूरेसी का, और कितने पानी में हो आप, आपका कौन सा एरिया कमज़ोर है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इसलिए मॉक टेस्ट को तो कभी भी मतलब अंडर एस्टिमेट मत करना। इसके अलावा आपको जो मॉक टेस्ट लगाना है वो हमेशा परसेंटाइल पे ध्यान देना है, क्योंकि कई बार ये शिकायत आती है कि मेरा तो इस वाले मॉक टेस्ट में इतना ही नंबर आया, उस वाले में तो इतना आया था। तो होता क्या है कि मॉक टेस्ट जो होते हैं वो काफ़ी कभी आसान बन जाते हैं, कभी टफ होते हैं। इस तरीके से होता है, जैसे ऑब्वियसली एग्ज़ाम होता है, कभी टफ आ जाता है, कभी वो आ जाता है, ईजी आ जाता है। तो आपको उसमें नंबर पे नहीं कि आपके 130 आ गए, 140 आ गए, कि 110 आ गए, इस पे ध्यान नहीं देना। आपको परसेंटाइल पे ध्यान देना है कि मतलब वो सबने जो एग्ज़ाम दिया वो सबके लिए टफ था, सबके लिए आसान था, या सिर्फ आप ही के लिए था। अगर आपने ये मान लो कि आपका परसेंटाइल 90% है, तो यानी कि आप ऊपर के 10% बच्चों में हो, 10% जो बच्चे हैं टॉप लेवल के उनमें हो, तो आपका जो परसेंटाइल है वो हाई होना चाहिए, 90 से अबव होना चाहिए। अब रीजनिंग आपको समझ में आ गया होगा। जीएस की बात करते हैं, जिसमें ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि जीएस में क्या करें, कैसे करना है, कहाँ से करना है, इतना सारा सिलेबस है, ये वो आपने भी इतना सारा दे दिया। तो इजी वे मैं आपको बताती हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो आप टॉपिक तो पढ़ ही लोगे, उसमें सिलेबस में आपको पता ही चल जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है। उस टॉपिक से या फिर उस सब्जेक्ट से आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है वीडियोज़। वो आपने देखा होगा, अगर आप पढ़ रहे होंगे पहले भी, तो आपने देखा होगा कि कई ऐसे वीडियोज़ होते हैं जो कई घंटों के, मतलब 3-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे के बड़े-बड़े, लंबे-लंबे वीडियोज़ बना रखे हैं टीचर्स ने, एक-एक सब्जेक्ट को लेके। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री को लेके 4-5 घंटे की वीडियो होगी किसी की, ठीक है, आप सर्च करोगे। या फिर ज्योग्राफी को लेके, फिजिकल ज्योग्राफी को लेके 3-4 घंटे की वीडियोज़ होगी। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज़ एक बार बैठ के 3-4 दिन में
ये कंप्लीट करोगे। कि आप अगर हिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप हिस्ट्री का वो लंबा वाला वीडियो देखो, पहले पूरा वीडियो देखो 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 देखो, आपको एकदम ओवरव्यू एकदम आ जाएगा, हाँ हाँ बढ़िया है, ये है वो है। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, आप एक बार वैसे पढ़ लो। उसके बाद आपको क्या करना है, लूसेंट की बुक उठानी है, ठीक है, सबसे बढ़िया वो लूसेंट की बुक आपको उठानी है, उस सब्जेक्ट की जो आपने पढ़ लिया है वहाँ से शुरू करना है उस सब्जेक्ट से, और 4-4 पेज आप मान सकते हो, 4 से 5 पेज एवरी डे आपको पढ़ने हैं, इतना आप टारगेट बना लो। तो जब आप वो वीडियो देख चुके हो और आपने लूसेंट से पढ़ना शुरू कर दिया, तो जो वन लाइनर है वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि जो स्टोरी वगैरह है वो आपको उस वीडियो में हल्का फुल्का बता दिया जाता है, तो इससे काफ़ी आसान हो जाता है। आपको पता है कि जीएस में ही साइंस वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, इन सब के भी लंबे लंबे वीडियोस होते हैं, तो वो भी आप सर्च करके देख सकते हो, सेम स्टाइल में आपको पढ़ना है। तो ये हो गया जीएस के बारे में। इसके अलावा आपको पता है कि हाँ, इसके अलावा आपको क्या करना है, जैसे लूसेंट आपने करा और 4-4 पेज आप पढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने तो फिर आप घटना चक्र ले सकते हो, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं, तो वो आप करते रहो, ठीक है। टॉपिक वाइज भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ जब आपको आने लग जाएगा तो आपको अच्छा लगने लग जाएगा। इसके साथ ही जब आप मॉक टेस्ट करोगे तो इसमें भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, तो उसको भी करो आप, सब्जेक्ट वाइज होगा तो उसको भी आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तो इससे आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि जो जीएस है उसको एकदम प्रॉपरली एनसीईआरटी से इससे उससे नहीं पढ़ा जा सकता। 7-8 महीने का ये काम नहीं है, ये हो चुका, और अभी आपको नंबर बेस्ड पढ़ाई करनी है, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि जीएस में जो करंट अफेयर्स होता है वो भी आता है। तो करंट अफेयर्स में अब आपको क्या रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना है। देखो, न्यूज़पेपर जो हिंदी वाले वो तो बिल्कुल बकवास हो चुके हैं, उसमें तो कोई अच्छी न्यूज़ आती ही नहीं है जिससे आपका करंट सही हो सके। जो इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर हैं उसमें जो द हिंदू वगैरह है, वो अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि वो नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़ पाते तो उसमें ज़्यादा आपको मतलब दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो न्यूज़पेपर को, जो आप कर सकते हो वो ही करो। तो अभी आपको क्या करना है कि डेली आपको एक वीडियो देखना है, डेली करंट अफेयर का, ठीक है। जैसे आज कुछ तारीख है, आज 14-15 तारीख है, तो आपको आज का वीडियो देखना है। वो वीडियो क्या 30-35 मिनट की होती है, उसको आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, तो 25-30 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एवरीडे आप 25 मिनट इसको दे सकते हो, और ये डेली देखना है। आप कुछ भी आपका टाइम टेबल हो, डेली आप करंट अफेयर तो आप डेली देखो। कुछ लोगों का ये होता है कि जब आप मंथली वीडियोज़ देखोगे ही, जब आप स्पीडी की बुक से सॉल्व करोगे ही, तो फिर आपको डेली देखने की क्या ज़रूरत है। तो देखो, डेली का अलग ही फ़ायदा होता है। जब आप डेली कोई न्यूज़ को देख रहे होते हो तो कई बार ऐसा होता है कि पिछले भी साल का जो न्यूज़ है वो डिस्कस किया जाता है इस साल में, या पिछले जो मतलब अभी जो गेम्स वेम्स हुए हैं वो पिछले साल भी कौन कौन खेला था, जीता था, ये सब भी डिस्कस किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका साथ के साथ पिछले भी गेम्स के, स्पोर्ट्स के, या फिर पिछले भी कोई मतलब भारी न्यूज़ थे वो भी आपका कवर होता रहता है। जैसे कि इसी बार आपने देखा 2024 में जो करंट अफेयर्स आया था वो 2022 और 23 से आया था, 2024 से कुछ भी करंट नहीं आया था। तो इससे आपको पता लगता है कि भले ही आप पढ़ रहे हो 2024 का करंट, लेकिन आपको पिछले वाले पे भी ध्यान देना है। तो अगर आपने शुरू से ऐसा डेली वाला पढ़ा होता तो आप इस एग्ज़ाम में भी 2022 का भी करंट कर सकते थे। तो ये डिफरेंस होता है। आपको लगेगा कि इतना पुराना क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन उस पुराने का जो संबंध है वो अभी से है, तो आपको डेली पढ़ना चाहिए। उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स याद करने में बड़ी दिक्कत होगी, तो ऐसे आपको वोकैब भी याद करना है, जीएस भी याद रखना है, इंग्लिश के रूल्स भी याद रखने हैं। तो आप एक करंट अफेयर्स को भी क्यों याद मतलब करना चाहते हो, तो इसलिए अगर आप डेली एकदम न्यूज़ की तरह देखते हो तो फिर आप मतलब जब आप मंथली का करोगे तो आपका बस रिविज़न होगा, उसके लिए आपको आसानी हो जाएगी। तो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट डेली आपको तो एक करना ही है जीके ट्रिक, एक यूट्यूब चैनल है उस पर काफ़ी अच्छा आता है, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको बहुत भारी करना है कुछ तो आप द हिंदू का एनालिसिस होता है बहुत सारे चैनल पे, तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन आपका जीके ट्रिक से काम हो जाएगा, छोटे में हो जाएगा।
उसके बाद आपको क्या करना है कि जब मंथ एंड होता है तब फिर आपको मंथली वाला पूरा वीडियो देखना है। जैसे कि जब जनवरी एंड होगा तो आपको जनवरी का पूरा एक मतलब पूरा वीडियो बना रहेगा, उसका देखना है। वो भी 1-1 घंटे का होता है, तो वो देख लेना है। उसके बाद आपको करना है स्पीडी। स्पीडी की 6 मंथली या फिर आप मंथली जो बुक है या ईयरली जो बुक है वो आप कर सकते हैं। तो फिर आप का उससे रिवीजन हो जाएगा, और उसमें स्पीडी में बाद में क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो भी आप टिक कर सकते हैं। तो ये हो गया करंट अफेयर्स के बारे में। सो आई होप कि मैंने सब कुछ जो टॉपिक वाइज था उसको मैंने कवर कर लिया है। अब बात करते हैं कि अब आप ये कहोगे कि इसमें कैसे कैसे टाइम डिवाइड करें। इतना आपने बता दिया कि ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, तो किस तरीके से, और 3 दिन का गोल बनाना है, 6 दिन का गोल बनाना है, तो किस तरीके से करना है। तो अब मैं टाइम के हिसाब से आपको बताती हूँ। देखो, इंग्लिश को और कॉम्प्रीहेंशन को हम एक ही गिनते हैं, तो इंग्लिश, लेकिन वोकैब हमें अलग से गिनना पड़ेगा क्योंकि इसको रोज़ याद करना है। फिर जीएस और फिर डेली करंट अफेयर्स अलग से गिनना पड़ेगा, और डेली करंट अफेयर्स रोज़ करना है, और ये रीजनिंग हो गया। तो ऐसे 5 सब्जेक्ट्स या 5 सेक्शंस हो गए जो कि आपको पढ़ने हैं, है ना, जिसकी आपकी लगातार तैयारी करनी है, और इसके साथ ही आपको स्किल टेस्ट की भी तैयारी करनी है। तो ऐसा डेली तो पॉसिबल नहीं लग रहा है कि आप 5 सब्जेक्ट भी पढ़ लोगे डेली और उसके बाद स्किल टेस्ट भी कर लोगे। तो आपको क्या करना है कि इनको आपको 2 दिन में डिवाइड कर देना है। तो आप ये किस तरीके से कर सकते हो, देखो, एक दिन में आप इंग्लिश का ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन लिख लो, और रीजनिंग आपको करना है। उसी दिन में आपको वोकैब करना है, और जो डेली करंट अफेयर्स है वो करना है। अब देखो, वोकैब और करंट अफेयर्स में हमारे पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये दोनों रोज़ करना है। हम सिर्फ इंग्लिश में, रीजनिंग में, जीएस में ही बदल सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में ये मान रही हूँ कि रीजनिंग में क्योंकि बहुत सारा प्रैक्टिस करना होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, तो आप रोज़ रीजनिंग लगा सकते हो, और इंग्लिश और जीएस में से आप रोज़ बदल सकते हो। मतलब एक दिन इंग्लिश पढ़ो, एक दिन रीजनिंग पढ़ो। तो एक दिन इंग्लिश पढ़ो, एक दिन जीएस पढ़ो। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, अगर मान लिया हमने कि आप स्किल टेस्ट की तैयारी के अलावा अगर आप 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें डेली करंट अफेयर को तो हटा दो, क्योंकि वो 30 मिनट में आपका ख़त्म हो जाएगा। आप जब दिन शुरुआत करो या दिन का एंड कर रहे हो तो आप कर सकते हो, या फिर ट्रैवलिंग वगैरह में आप कर सकते हो, या फिर आप टहल रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तभी आप डेली करंट अफेयर कर सकते हो। तो ये हो गया। अब जो बचा इंग्लिश, रीजनिंग, वोकैब डे 1 में, तो आप इंग्लिश को 2 घंटे दे सकते हो, रीजनिंग को भी आप 2 घंटे दो, और जो वोकैब है उसको याद करने में 1 घंटा दो। ये हो गया आपका 5 घंटे डेली करंट अफेयर्स और स्किल टेस्ट को हटा के। इसी तरीके से जो नेक्स्ट डे आप करोगे, वो इंग्लिश को रिप्लेस कर दो जीएस के साथ। जीएस 2 घंटे करो, रीजनिंग 2 घंटे करो, वोकैब 1 घंटा करो, और फिर डेली करंट अफेयर तो आपको मतलब 30 से 35 मिनट करना ही है, मतलब वो 25 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, तो उसका टाइम मत गिनना। तो ये तो आपको रोज़ का काम होना चाहिए। मतलब आप जो ये डेली करंट अफेयर्स है वो तो आप ब्रश करते समय भी कर सकते हो ना, मतलब वो चला दो अपना, आप सुनते रहो। तो उसका टाइम आपको ये नहीं देखना है कि मैंने ये पढ़ाई करी है, ठीक है, ये वो आपको डेली वाला डेली ही करना है, वो ब्रश की तरह से ले लो। तो ये हो गया आपका टाइम टेबल भी। अब देखो, बहुत ही ज़रूरी है, अब मैंने बता दिया, मोटा मोटी चीज़ें बता दी, और वीडियो लंबी हो रही है और होगी, क्योंकि मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि अब आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में आपको बुक रिवीजन पे ध्यान देना है, और टॉपिक क्लियर करना है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट करना है। तो आपको बुक रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और अपना स्पीड पे ध्यान देना है। इसके अलावा आप जो टेलीग्राम वगैरह है वो डेली क्विज के लिए आप कर सकते हो। यूट्यूब है, उसका उसको सर्व करने का आप एक टाइम डिसाइड कर सकते हो। इंस्टाग्राम वगैरह आप डिलीट कर सकते हो अगर आपको लगता है इससे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो। मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है, उसमें आपको परसेंटाइल पे ध्यान देना है। और अब हम लास्ट बात करते हैं मोटिवेशन की। देखो, बहुत सारे लोग मोटिवेशन को बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये आपको नहीं करना है। मोटिवेशन को आपको, देखो, आज आपने ये वीडियो देखी तो आपको लगेगा कि
हाँ, हाँ, चलो पढ़ाई करते हैं, लेकिन 2 दिन में आपका जो मोटिवेशन है वो एकदम मतलब खाक हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि एवरीडे मोटिवेशन ज़रूरी है, क्योंकि मोटिवेशन बहुत जल्दी गिर जाता है और इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारी लाइफ में कि आपको बहुत ही मुश्किल होगी एक गोल को परस्यू करने में। इसलिए मेरे ख़्याल से आपको एवरीडे 2 टाइम, जब आप सुबह उठ रहे हो, आप तैयारी करने वाले हो, मतलब आप पढ़ने वाले हो, आपने बस मतलब अपने आँखें खोली, आप दिन की शुरुआत करने वाले हो, तभी आपको एक मोटिवेशन अपने लिए मतलब तैयार करना है। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, ऑफ़िस की वीडियो हो सकती है, मेरी कोई वीडियो हो सकती है, कोई कोट हो सकता है, कोई पोएम हो सकता है, कोई कहानी हो सकती है, कोई ऑफ़िसर की फ़ोटो हो सकती है, आपकी कोई मतलब आपके किसी रिलेटिव की फ़ोटो हो सकती है, मतलब कुछ भी, कुछ कोई सामान हो सकता है, आपने मेबी कोई गाड़ी-वाड़ी रखी हो या फिर कोई बुक-वुक हो, मतलब कुछ भी हो सकता है जिससे आपको डेली मोटिवेशन मिले। तो इसमें सबसे अच्छा तो ये है कि आप कोई मोटिवेशनल कोट पढ़ लो या फिर कोई पोएम देख लो या फिर कोई यूट्यूब पे देख लो या फिर ऑफिस वगैरह देख लो, जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हो वो सुबह आपको देखना है और फिर जब आपका दिन अंत हो जाएगा तो रात को भी देखना है। इससे आप कभी भी अपने गोल से नहीं भटकेंगे। तो आई नो कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हुई है, लेकिन मैंने इसमें सब कुछ आपको बताने की कोशिश करी है, ए टू जी सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है। अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी जो मतलब जो आपकी सीट है उसको कंफर्म करने से। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, क्योंकि आगे 2025 से जुड़े काफ़ी सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। स्पार्कल एजुकेशन को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप जो कोचिंग है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके ऐप का लिंक मिल जाएगा और सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।